नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की इस सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम चर्चा करने की बात हुई थी कि आगे की जो हमारी क्लास होगी वो मध्य प्रदेश की नदियों की होगी। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां खत्म की थी। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जाना था कि कौन सी मिट्टी का कितना क्षेत्रफल किस एरिया में है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियों का मध्य प्रदेश में क्या महत्व है और ये कितनी नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, कितनी नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, किसकी कितनी लंबाई है, किसका कितना अपवाह क्षेत्र है। क्योंकि मध्य प्रदेश की नदियों का जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ना पूछा गया हो। हर एग्जाम में मध्य प्रदेश की नदियों से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, खास करके नर्मदा नदी से, क्योंकि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, इसलिए ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो मध्य प्रदेश जो एक राज्य है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो मध्य प्रदेश की कृषि पर निर्भर करता ही है, लेकिन जो मध्य प्रदेश एक राज्य है ये कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। और अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर करती है इसमें नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। नदियों का योगदान से अर्थात है क्योंकि नदियों के द्वारा ही कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है। नदियों से विभिन्न प्रकार की नहरें निकाली गई हैं जिनसे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नदियों का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम विद्युत उत्पादन भी नदियों के द्वारा करते हैं मध्य प्रदेश में, और इसके विद्युत उत्पादन करने के साथ साथ मध्य प्रदेश में उपयोग करने के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी हम विद्युत सप्लाई करते हैं। दूसरे राज्यों को भी हम विद्युत बेचते हैं, मध्य प्रदेश से भेजते हैं, तो उससे भी अर्थव्यवस्था का संचार होता है। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो छोटी बड़ी नदियां मिला के मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी नदी मिला के 207 नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और प्रवाहित होती है। 207 नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, प्रवाहित होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। हमने अपनी पहली वीडियो जो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की देखी थी उसमें हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम है उसमें नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश का एक नाम है। यदि मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश जो एक क्षेत्र है वो पर्वतीय, पठारी और पहाड़ी इलाका है। मध्य प्रदेश एक पठारी, पर्वतीय और पहाड़ी इलाका है और इसकी जो प्रकृति है वो प्रायद्वीपीय प्रकृति है, मतलब प्रायद्वीप प्रकार की इसकी प्रकृति है। तो ये हमने मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी की बात की। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी क्या खासियत है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो नदी है वो है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। एमपी पुलिस या एमपी एसआई वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले कई वर्षों में एमपी पीएससी प्रीलिम्स के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। यदि धार्मिक आधार पर देखें तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। गंगा का जैसे भारत में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका स्थान है, लेकिन जो नर्मदा नदी है इसका मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है, इसलिए ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो यदि कुल लंबाई की बात करें, इसकी जो कुल लंबाई है जहां से ये निकलती है और जहां जाकर ये खत्म होती है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। 1077 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है, मतलब ये यहां से अनूपपुर अमरकंटक से निकलती हुई खंबात की खाड़ी तक जाती है, तो मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर बहती है और टोटल इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यानी जो ये नदी जैसे अपवाह क्षेत्र से मतलब है जो ये नदी ऐसे निकलती है, इस तरीके से नदी बहती है, तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है इसको वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो 93,180 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। किसका? नर्मदा नदी का। और जो नर्मदा बेसिन का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा बेसिन का मध्य प्रदेश में क्षेत्र है
89.9% यानी 89.9% भाग मध्य प्रदेश में है, बाकी का हिस्सा गुजरात, कुछ महाराष्ट्र में इसका नर्मदा बेसिन का क्षेत्र है। ये जो नदी निकलती है, नदी इसका जो उद्गम स्थल है वो अनूपपुर जिले की मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर जिला की मैकाल श्रेणी अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी है अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी पे, उसके नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और ये इसका अंत जो होता है, इसका अंत जाके होता है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये जाके मिल जाती है, वहां पर इसका अंत हो जाता है। यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर निकलती है, तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास, बड़वानी, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, इतने जिलों से होकर ये नदी बहती है मध्य प्रदेश में। ये नदी प्रवाहित होती है किस किस से? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास, बड़वानी, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश के जिलों से होकर गुजरती है एवं गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के अलावा ये गुजरात और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। ये जो नदी है ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, मतलब गुजरात, जहां से गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है, इसी नदी के एक तरफ गुजरात और एक तरफ महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर सीमा भी, इसका निर्माण भी नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। नर्मदा की यदि कुल सहायक नदियों की बात करें, जो इससे अन्य नदियां आकर मिलती हैं, तो वो 41 है, यानी 41 नदियां कुल आकर नर्मदा नदी से मिलती है। जो दाएं से, अगर दाएं से बात करें तो 19 और बाएं से बात करें तो 22 नदियां, दाएं से 19 नदियां मिलती हैं, बाएं से 22 नदियां नर्मदा नदी में आकर मिलती है। नर्मदा नदी के स्वरूप की बात करें तो ये वृक्षाप प्रणाली का स्वरूप है। वृक्षाप प्रणाली से मतलब है कि जो ये वृक्ष का जो स्वरूप है, इससे और नदियां आकर मिलती हैं तो इसका वृक्ष के समान इसका स्वरूप है। तो कह सकते हैं ये वृक्षाप प्रणाली का इसका स्वरूप है। एक भूगोल ज्ञानी थे, भूगोलविद थे, उनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने इसका नाम दिया था नामादोस। भूगोल वैज्ञानिक थे टॉलमी ने इसका नाम दिया था नामादोस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि नामादोस नाम किसने दिया था? टॉलमी ने। टॉलमी ने नर्मदा नदी को क्या नाम दिया था? तो वो नामादोस है। नामादोस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि कोई नामादोस कई बार कई पेपरों में पूछा जा चुका है। इसकी यदि अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम में इसका रेवा, इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मैकल सुता मतलब कि ये मैकाल की पुत्री, इसलिए वहां से मैकल सुता के नाम से भी इसको जाना जाता है। सीमा देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नर्मदा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक जीवित नदी हो। 2017 में इसे एक जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये जो है 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखें। इसके बाद हम ये नर्मदा नदी के बारे में और भी तथ्य उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियों की। तो जो नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं वो ये है बूंदी, सेर, शक्कर, हथनी, हेड़ी, ऊटी, दूधी, तवा, छोटी तवा, तिंदोरी, चंदकेसरी, मान, गंजात। ये जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। एक बार और फिर से देखते हैं। बूंदी, सेर, शक्कर, हथनी, हेड़ी, ऊटी, दूधी, तवा, छोटी तवा, तिंदोरी, चंदकेसरी, मान, गंजात। तो ये नाम बहुत ही आसान है, ये आराम से याद हो जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। इसके बाद यदि हम नर्मदा नदी के कुछ तटीय शहरों की बात करें कि नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है, तो उनमें जबलपुर, नरसिंहपुर, बड़वा, ओमकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद, हंडिया, धार। ये जो जिले हैं, ये जो क्षेत्र हैं या शहर हैं, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन से? जबलपुर, नरसिंहपुर, बड़वा, ओमकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद, हांडिया, धार। ये जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो यदि नर्मदा के बेसिन की बात करें तो नर्मदा का बेसिन हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 89.9% यानी 89.9% है। यदि गुजरात में नर्मदा नदी के बेसिन की बात करें तो वो 6.5% और महाराष्ट्र में 2.7% इसका नर्मदा नदी का बेसिन है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नर्मदा नदी पर कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे 3 योजनाएं हैं। पहली योजना का नाम है
इंदिरा गांधी सागर जो कि पुनासा खंडवा में स्थित है, इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना है। दूसरी है ओमकार परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, तो ये खंडवा में स्थित है। तीसरी है सरदार सरोवर परियोजना, तो ये गुजरात में स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। नर्मदा बचाओ अभियान जो एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान से मेधा पाटकर संबंधित है। किस अभियान से? नर्मदा बचाओ अभियान से। नमामि देवी नर्मदे, ये कार्यक्रम भी 2016 में चलाया गया था, नमामि देवी नर्मदे। तो ये 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक चलाया गया था। कौन सा? नमामि देवी नर्मदे। और इसके नर्मदा नदी के बचाव के संबंध में एक योजना चलाई जा रही है, जिससे इसके किनारों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। नर्मदा नदी के किनारों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इससे क्या है? नर्मदा नदी के बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचा सके। इससे कारखानों का पानी जो है नर्मदा नदी में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि कारखानों का पानी जो गंदा पानी था वो निकल के नर्मदा नदी में जाता था, तो इससे प्रदूषण का खतरा बढ़ गया था। इसलिए नर्मदा नदी में कारखानों के पानी को जाने से रोका जाए। तो इस तरीके से हमने नर्मदा नदी की बात कर ली है। नर्मदा नदी के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। जो अगली नदी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो आइए देखते हैं चंबल नदी। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली नदी की, जो है चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो हमने बात की है, पहली जो नदी थी वो थी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। इसके बाद हम बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी जो है इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। महाभारत में इसका वर्णन है कि इसका जो उद्गम है वो महाराजा रणतीदेव के द्वारा इसका उद्गम किया गया था। ऐसा महाभारत में वर्णन किया गया है कि चंबल नदी का उद्गम महाराजा रणतीदेव के द्वारा किया गया था। महाभारत में इसका नाम चंबल ना होकर इसका नाम पूर्णा है। महाभारत में इसका नाम क्या है? पूर्णा है। और इसके जो अन्य नाम है वो है चर्मावती या चर्मणवती। तो इसके जो 2 अन्य नाम है वो है चर्मावती और चर्मणवती। मुख्य नाम है चंबल और महाभारत में इसका नाम क्या है? पूर्णा नदी। तो पूर्णा के नाम से इसका महाभारत में वर्णन है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मध्य प्रदेश की जो उत्तरी पश्चिमी, यानी मध्य प्रदेश का जो ऊपर का हिस्सा है उत्तरी और ये पश्चिमी वाला हिस्सा है, इसकी सीमा भी, ये सीमा का निर्माण भी ये करती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में ये बहती है और इसकी सीमा का निर्माण करती है। इसकी यदि सहायक नदी की बात करें तो क्षिप्रा, काली सिंध, मेज, पार्वती और बनास, ये जो नदियां हैं ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा, काली सिंध, मेज, बनास, पार्वती, ये जो नदियां हैं सहायक नदी है। यदि इसके उद्गम की बात करें तो जो इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम मालवा के पठार से, किसका? चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार के इंदौर जिले के महू क्षेत्र के जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। इंदौर जिले के महू क्षेत्र के जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। तो चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार के इंदौर जिले के महू क्षेत्र के जाना पाव पहाड़ी से मालवा, इसका चंबल नदी का उद्गम हुआ है। ये जो नदी है ये इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच के बाद राजस्थान में ये प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के इटावा के यमुना में जाकर, इटावा की यमुना नदी में जाकर, इटावा के पास यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी यमुना नदी के बाद इसका यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो ये कहां से निकलती है? इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, यहां से निकलती है। उसके बाद राजस्थान में ये प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई इटावा जिले के यमुना नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसका जो विस्तार है, चंबल नदी का जो विस्तार है वो उत्तरमुखी विस्तार है, यानी उत्तर की तरफ इसका मुख होके विस्तार है। क्योंकि यहां अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाए तो कुछ इस तरीके से मैप, तो यहाँ जो था हमने पहली वीडियो में देखा था, तो इंदौर यहाँ था, इंदौर से ऐसे ऐसे निकलते हुए ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि चंबल नदी के द्वारा भिंड और मुरैना में मृदा अपरदन की बहुत अधिक समस्या देखने को मिलती है। कौन सी समस्या? मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। खड्डों का निर्माण करती है जिसमें चंबल के जो डाकू होते हैं वो छिपते हैं, खड्डों का निर्माण करती है, मृदा अपरदन की समस्या होती है। इसलिए हमने अभी पिछली जो वीडियो थी मध्य प्रदेश की मिट्टी है उसमें पढ़ा था कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन ये जलोढ़ मिट्टी क्या है? ये भुरभुरी मिट्टी टाइप की होती है। तो ये खड्ड बना देती है जिससे, और नर्मदा नदी यहाँ पर खड्डों का, ये
चंबल नदी यहाँ पर खड्डों का निर्माण कर देती है, तो उससे क्या है, वहां के डाकू खड्डों में छुप जाते हैं, उसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। यदि इसके ऊपर कुछ जलप्रपात हैं चंबल नदी पर, तो वो कौन कौन से, तो जलप्रपातों की बात करेंगे तो छूलिया और पाताल पानी, ये दो जलप्रपात हैं। छूलिया जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात, ये दो जलप्रपात कहाँ हैं, चंबल नदी पर है। यदि इसके ऊपर परियोजनाएं की बात करें तो 3 परियोजनाएं इसके ऊपर बनी हुई है। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर जो परियोजना थी, इंदिरा सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना थी, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना थी। पहली परियोजना कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना याद रखें आप, चंबल नदी पर बनी हुई है, ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना। ये है चित्तौड़गढ़ में, ये राणा प्रताप सागर परियोजना है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर परियोजना है। और कोटा में जवाहर परियोजना है। कोटा बैराज में कौन सी परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना। कोटा बैराज राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ भी राजस्थान में ही स्थित है, वहां पर राणा प्रताप सागर परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान कि ये सीमा का निर्माण करती है, यानी जो मध्य प्रदेश के बाद जो राजस्थान लगा हुआ है मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भाग में, तो ये उसकी सीमा का भी निर्माण करती है। और इंदिरा सागर जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश की पहली विद्युत परियोजना है, ये हमने देख ही लिया है। तो इस तरीके से हमने चंबल नदी के सारे तथ्यों के बारे में बात की है, जो भी चंबल नदी के इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनके बारे में हमने बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे सोन नदी की, कि सोन नदी के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे सोन नदी की। तो जो सोन नदी है, इसके जो अन्य नाम है सोन नदी की, इसके अन्य नाम है सोन, सुवर्ण, सोनभद्र और हिरण्य। ये जो 4 नाम है, ये इसके अन्य नाम है। कौन कौन से, सोन, सुवर्ण, हिरण्य और सोनभद्र, ये 4 नामों से इसे जाना जाता है। वाल्मीकि कृत रामायण में इसको सुमागधी के नाम से इसका वर्णन किया गया है। किसमें, वाल्मीकि कृत रामायण में। और तुलसीदास के रघुवंशम में भी इसका वर्णन मिलता है। तुलसीदास के रघुवंशम में भी सोन नदी का वर्णन मिलता है। एक कवि थे बाणभट्ट, ये बाणभट्ट जो थे ये हर्ष के दरबारी थे, ये महाराजा हर्ष थे, उनके दरबारी थे। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। किसने, बाणभट्ट ने। तो जो बाणभट्ट जी थे, इन्होंने 14 वर्ष सोन नदी के किनारे बिताए हैं। 14 वर्ष इन्होंने सोन नदी के किनारे बिताए हैं, जो कि हर्ष के दरबारी थे। हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की है, बाणभट्ट ने। इसका जो बहाव है, किसका बहाव, सोन नदी का जो बहाव है उत्तर पूर्वी भाग में है, यानी उत्तर और पूर्वी ये भाग उसका सोन नदी का है, यानी छत्तीसगढ़ साइड भी, उत्तर प्रदेश साइड भी। इसका जो उद्गम माना जाता है, उद्गम जो है सोन नदी का, तो वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक के सोन कुंड से इसका उद्गम होता है। यानी हमने अभी नर्मदा नदी में देखा था कि नर्मदा नदी का जो उद्गम था वो अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से होता था, उसी के पास स्थित है सोन कुंड। नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और सोन कुंड से सोन नदी का उद्गम होता है। तो जो अनूपपुर जिला है उसके अमरकंटक क्षेत्र के सोन कुंड नामक कुंड से इसका उद्गम होता है। किसका, सोन नदी का। इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। सोन नदी की 780 किलोमीटर लंबाई है। यह अनूपपुर, सीधी, शहडोल, रीवा ये मध्य प्रदेश के जिलों में बहती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश व बिहार से होते हुए बिहार के दीनापुर जिले में गंगा नदी में ये मिल जाती है। अनूपपुर, सीधी, शहडोल, रीवा होते हुए उत्तर प्रदेश के बिहार में दीनापुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो रेहंद, गोपबनास, जोहिला ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इस नदी में, सोन नदी में आपातकालीन विनाशकारी बाढ़ आती है। इसमें कभी भी आपातकाल में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। इस पर जो परियोजना चलाई जा रही है, यदि परियोजना की बात करें तो इस पर जो परियोजना चलाई जा रही है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर चलाई जा रही है, सोन नदी पर स्थित है बाणसागर परियोजना। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, बाणसागर परियोजना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बिहार में सोन नदी पर डेरी ऑन सोन एक पुल स्थित है। क्या नाम है उसका, डेरी ऑन सोन, जिसका नया नाम बदलकर अब नेहरू सेतु के नाम से कर दिया गया है। ये कहां पर स्थित है, बिहार राज्य में। तो इस तरीके से हमने 3 नदियों की बात कर ली है। 3 नदियों में हमने सबसे पहले नर्मदा नदी की बात की थी, उसके बाद हमने चंबल नदी की बात की थी, चंबल नदी के बाद हमने सोन नदी की बात कर ली है। इसके बाद हम ताप्ती नदी की बात करेंगे, उसके बाद हम बेतवा नदी की बात करेंगे, और भी अन्य नदियां हैं कई सारी, उनके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इसके बाद आप ये 3 नदियों को अच्छे से याद करिए। 3 तो मुख्य नदियां हैं, उसके बाद बेतवा, ताप्ती
और तवा ये भी मुख्य नदियां हैं, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे और सारी नदियों को अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। थैंक यू।